हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आगरा का पेठा वर्सेस आगरा का ताजमहल, इन दोनों में कौन से ऐसे विवाद आ चुके हैं जिसके कारण से आज हमें इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करना पड़ रहा। आगरा का नाम सुनते ही मन में दो बहुत ही महत्वपूर्ण यादें ताजा हो जाती हैं। जब भी आपसे कोई आगरा के बारे में बात करता है या जब भी आप सोचते हैं अच्छा आगरा से कहीं और जाना है या आगरा के लिए जाना है, एक विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल और दूसरा आगरा का पेठा, इसलिए आगरा को ताज नगरी के साथ साथ पेठा नगरी भी कहा जाता है। ये दोनों ही इस शहर के मान और शान है, लेकिन अब यही इसके लिए अभिशाप बन चुके हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप आगरा जाते हैं या आगरा कभी भी जाने का मन करे तो आप जरूर जाएं, बहुत ही अच्छा शहर है, लेकिन इन पॉइंटों को आप जरूर जान ले। जहां तक इसके विस्तार की बात है तो भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने अपने जीवन में कभी पेठा नहीं खाया होगा। देश हो या विदेश, जो भी यहाँ पे व्यक्ति आगरा घूमने आता है, ताजमहल और पेठा के बिना इसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए जब भी आप आगरा जाए या आगरा जाने का मौका मिले तो ताजमहल जरूर देखें और पेठा वहां पे जरूर खाएं। इसके साथ ही उत्तर भारत में प्रसिद्ध व्यंजन में पेठा का मिठाई का अपना एक विशेष महत्व रहा है। उत्तर प्रदेश में आगरा के पेठा की मिठाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है और राज्य सरकार भी आगरा के पेठे को विशेष पहचान देने के लिए तथा इसके विकास के लिए कई योजनाओं को लागू कर चुकी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के जिलों को एक विशेष उत्पाद से जोड़ा गया है। इस योजना का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसे एक जिला एक उत्पाद भी कहा जाता है, जिसके कारण से इसका काफी विकास हुआ है और बहुत ही तेजी से इस सेक्टर में काम किया जा रहा है। अगर पेठा के इतिहास की बात की जाए तो 1940 से पहले तक पेठा का आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग अम्लावित, रक्तवक्र, वात प्रकोप और दिल की बीमारी जैसे आज भी इसके कई स्थानों पर दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन 1945 के बाद से इसके स्वाद में काफी बदलाव आया है। आज अगर आप देखें तो इसके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, अलग अलग स्थानों पे इसके अलग अलग नाम मिलेंगे। जैसे कुछ नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जैसे सफेद कद्दू, कहीं पे आप देखेंगे तो इसे सफेद कद्दू कहा जाएगा, तो कहीं के लोग इसे शीतकालीन तरबूज कहते हैं, इसे हिंदी भी और उर्दू में इसे पेठा कहा जाता है, वही इंग्लिश में इसे एस गार्ड भी कहा जाता है। इसकी खेती के बारे में बात किया जाए तो भारत के साथ ही श्रीलंका और पाकिस्तान में भी आपको अधिक मात्रा में देखने को मिल जाता है। ऐसा माना यह भी जाता है कि पेठा का जन्म मुगलकालीन शासक शाहजहां की रसोई में हुआ था, क्योंकि ताजमहल को बनाने में 21,000 श्रमिकों ने लगातार 22 वर्षों तक काम किया था, जिसके कारण से इन श्रमिकों को लगातार ऊर्जा की खुराक और हाइड्रेटेड रखने के लिए पेठा का निर्माण किया गया था। अर्थात जितना पुराना ताजमहल है उतना ही पुराना आप जो पेठा खाते हैं वो भी उतना ही पुराना आप मान सकते हैं। एक अन्य कहावत यह भी है कि शाहजहां ने ताजमहल की तरह ही शुद्ध और सफेद मिठाई मांगी और इसके जवाब में पेठा बनाया गया। शुद्धता इस बात की भी है कि आप इसे भी परख सकते हैं, इसमें न तो तेल का यूज होता है और न ही किसी केमिकल का प्रयोग होता है, जो इसे विशेष बना देता है। इस प्रकार से देखें तो पेठा मुगल काल से ही आज तक काफी प्रसिद्ध रहा और आगे भी प्रसिद्ध रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसके बारे में हमने बताया था कि हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर पेठा बनाने की विधियों की बात की जाए तो सबसे पहले जो कच्चा पेठा होता है उसको छील ले और बीज इसके गूदे को बाहर निकाल ले। इसके चौकोर टुकड़ों में काटकर टुकड़ों में छोटे छोटे छेद करते हैं, जिसे चाशनी इसके अंदर आसानी से जा सके। इन टुकड़ों को 2 से 3 घंटों के लिए चूने के पानी में डालकर ढक दिया जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों को कई बार पानी से धोकर गर्म पानी में पकाया जाता है। पकाते समय फिटकरी की कुछ मात्रा भी डाली जाती है, जिस तरह से आपको जितनी मात्रा में अगर आपको पेठा बनाना है उसी मात्रा में सारी जो मटेरियल है वो आपको डालना होगा। एक निश्चित समय के बाद पानी से छानकर चाशनी में पूरी रात भर के लिए इसे रख दिया जाता है। पेठा बनाने में अगर देखा जाए तो जो कच्चा पेठा होता है उसके अलावा अगर सबसे अधिक मात्रा में क्या लगता है तो वह होती है चीनी। इसके बाद ही इसके कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती है। जहां तक पेठा के मिठास की बात है कि आप अगर खाते हैं तो कहते हैं यार ये आगरा का पेठा है और ये तो लग रहा है कहीं दूसरी जगह का पेठा है, तो इसका राज आगरा के पानी में, और आगरा के पानी में वो मिठास है जो पेठा जैसे कसैले फल को भी स्वादिष्ट में बदल देता है, स्वादिष्ट मिठाई में बदल देता है। क्योंकि अगर आप जो ये गोल पेठा आप देख रहे हैं, अगर कच्चा पेठा है उसमें से आप थोड़ा सा भी टुकड़ा खा लेते हैं तो आपको लगेगा कि क्या हमने खा लिया, पूरा सर आपको घूम जाएगा, एक तरह से लगेगा यार मैंने क्या खा लिया। लेकिन अगर आगरा के पानी से अगर इसको बनाया जाए तो एक आप अच्छा सा मीठा जो आप पेठा खाते हैं वो स्वादिष्ट आपको लगेगा। आगरा के पेठे की विशेष बात यह भी है कि यह पेठा स्वादिष्ट और चमकीला होता है। इसके साथ ही यह जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि आप देखते हैं कि काफी दिनों तक, महीने दिनों तक आप भी आसानी से उसको रख सकते हैं। और इस प्रकार आज आगरा में आप 56 तरह के पेठे का उत्पादन देख सकते हैं और इस तरह से मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार से पेठा देखने को मिलेगा और अलग अलग उसमें क्वालिटी भी होती है और अलग अलग उसका स्वाद भी आपको मिल जाएगा। जहां तक आगरा जिला और आगरा शहर की बात किया जाए तो 4027 वर्ग किलोमीटर में फैला यह शहर, सिकंदर लोदी ने इस शहर को 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा यूपी के उत्तरी भाग में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो लखनऊ से 380 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में
आगरा का भी नाम आता है। वही भारत में देखा जाए तो ये 24वें नंबर का शहर है, जहां की जनसंख्या लगभग 15 लाख से अधिक है। आगरा अपने चमड़े के काम, आगरा का पेठा और पर्यटक के साथ ही अन्य कई कारणों से भी प्रसिद्ध है, जिसके कारण से समय समय पे हमें आगरा का नाम ध्यान आता रहता है। आगरा में यदि समस्या की बात किया जाए तो सबसे बड़ी समस्या पेठा के निर्माण से होने वाली गंदगी और कचरे से। जिस प्रकार दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल से, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए तो आपको पूरी तरह से स्क्रीन से स्पष्ट हो जाएगा कि जिस प्रकार से दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल से उठने वाली बदबू और गंदगी से स्थानीय लोग हमेशा परेशान रहते हैं, इसी तरह का कुछ माहौल आप यहाँ पे जो आगरा शहर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे पेठा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे इसी तरह से कचरा का बहुत ही अधिक यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है, जिससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों को बहुत ही अधिक समस्याएं हो रही हैं। आगरा के पेठा निर्माताओं को कारोबार के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला जोन है, पहला जो क्षेत्र है वो है आपका छत्ता जोन, जहां पे सबसे अधिक है, जहां पे सबसे अधिक पेठा का उत्पादन भी होता है। अब पेठा का अधिक उत्पादन होगा तो वहां पे कचरा भी सबसे अधिक होगा। दूसरा जो क्षेत्र है वो है लोहा मंडी जोन, तीसरा है ताजगंज जोन। पेठा उत्पादन और इससे उत्पन्न कचरे के बारे में अगर हम जोन वाइज समझे तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे सबसे अधिक 90 पेठा इकाइयां छत्ता जोन में है। इस जोन के अंतर्गत आने वाली नूरी दरवाजे में सबसे अधिक 70 इकाइयां हैं। इस जोन से प्रतिदिन 11,000 किलो पेठा कचरा उत्पादन होता है। इतना अगर मात्रा में इतना अधिक अगर कचरा का उत्पादन होगा और उसका अगर 1 से 2 दिन तक निस्तारण न किया जाए तो कितने कचरा हो सकते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह लोहा मंडी जोन की 25 इकाइयों से प्रतिदिन 4700 किलो कचरा और ताजगंज जोन की 15 इकाइयों से 1700 किलो कचरा निकलता है। ये लगभग में वैल्यू लिया गया है, आप इन ग्राफ से देख सकते हैं। और इन सभी को मिला दिया जाए तो करीब 18,000 किलो, या जिसे अगर आप टन में बदलेंगे तो 18 टन कचरा प्रतिदिन इकट्ठा होता है। इस तरह से इन 3 क्षेत्रों से समस्याएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि आप नाक बंद करके भी इन रास्तों से नहीं गुजर सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि नूरी दरवाजे पर लाल पत्थर से बने जो रास्ते हुआ करते थे अब वे सफेद हो चुके हैं और नालियों का पानी भी एकदम आपको सफेद दिखाई दे रहा है। पेठा बनाने की प्रक्रिया और निकलने वाले ठोस कचरे का समाधान और प्रबंधन हमेशा से ही आगरा नगर निगम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा, क्योंकि लगातार जो कचरे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और उसका निस्तारण तो हो नहीं रहा है। आगरा जोन में प्रतिदिन कच्चे पेठे का इस्तेमाल और निकलने वाले कचरा पर एक रिपोर्ट 2013 में एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट रिव्यू में प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि आगरा में प्रतिदिन 628 टन ठोस कचरा पैदा होता है, जिसमें से 36 से 40 टन कचरा पेठा से ही होता है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट 2014 में भी प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार आगरा में 1500 पेठा इकाइयां का जिक्र है और प्रतिदिन इनसे 700 से 800 टन पेठा का उत्पादन भी होता है। तो इस तरह से जितना अधिक उत्पादन होगा उतना अधिक कचरा होगा और जिसका निस्तारण नहीं होगा तो आने वाले समय में वही उनके लिए समस्याएं भी हो जाती है। इन समस्याओं को यदि ताजमहल को लेकर समझा जाए तो बातें और आसान हो जाएगी। जैसे 2013 से पहले आगरा की लगभग सभी पेठा व्यवसायी कोयले या लकड़ी का प्रयोग कर रही थी, लेकिन 1996 में प्रदूषण के बढ़ते स्तर और ताजमहल को प्रदूषण से हुए नुकसान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ताज टेप्रोजियम जोन में कोयले को प्रतिबंधित कर दिया और 1999 में ही ताज टेप्रोजियम जोन प्राधिकरण ने 10,400 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र था ताजमहल के आसपास जिस जिले में आ रहा था क्षेत्र को ताजमहल को प्रदूषण से बचाने हेतु संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि प्रदूषण को कम करने के लिए पेठा उद्योग को शहर के बाहर स्थापित किया जाए। इस आदेश के बाद से ही आगरा का पेठा का पूरा दृश्य ही बदल जाता है, जिसके बाद से समस्याएं और बढ़ने लगी और देखते हैं उसके बाद 2019 उसके बाद कोरोना आया, सारी समस्याएं इसके बाद से ही धीरे धीरे बढ़ने लगी और आज आप देखेंगे तो जो पेठा पूरा व्यापार है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डाउन हो चुका है। क्षेत्र में आने वाले उद्योगों को कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। जो ऐसा करने में सक्षम नहीं थे उन्हें सरकार ने दूसरी जगह जाने के लिए कहा और प्रशासन ने जल्दीबाजी में कालिंदी बिहार को पेठा नगरी के रूप में चिन्हित किया और वर्ष 2013 पेठा कारोबार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष प्रशासन ने कोयला लेकर आगरा आने वाले सभी ट्रकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि शहर में कोई भी जाएगा ही नहीं। पूरी तरह से पूरे जो बॉर्डर होता है उसको सील कर दिया गया, जिससे पेठा निर्माताओं के पास ईंधन की समस्या आ गई और इस कारोबार को अपना रूप बदलना पड़ा। जो ऐसा नहीं कर पाए वे या तो अपना कारोबार ही बंद कर दिए या फिर वो कहीं और शहरों में चले गए। प्रशासन की सख्ती के बाद जो कालिंदी बिहार में 15 से 20 इकाइयां स्थापित की गई थी, वहां वर्तमान में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको 1 से 2 ही पेठा इकाइयां आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पानी की जो गुणवत्ता है वो खराब है। पूरे आगरा का पानी पीने लायक है ये है, लेकिन पेठा उत्पादन में जो पानी यूज किया जाता है जिसके कारण से उसमें मिठास आती है, जो स्वादिष्ट होता है, वो कहीं ना कहीं इन सेक्टरों में कमी आ गई थी। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए जो बदलाव किया गया उससे तो जो नुकसान हुआ है वो तो नुकसान हुआ ही है,
लेकिन कोरोना महामारी ने तो इस कारोबार को पूरा हाल ही खराब करके रख दिया, जिस कारण से आपने देखा कि हर सेक्टर में ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जिसमें कोरोना का प्रभाव ना पड़ा हो। तो इसी प्रकार सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट पेठा वेस्ट मैनेजमेंट इन आगरा सिटी इन एनालिसिस के अनुसार आगरा में प्रतिवर्ष लगभग 800 टन ठोस कचरा निकलता है। वर्ष 2011 में प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 17,800 किलो कचरा या 18 टन निकला है और प्रतिवर्ष यह कचरा बढ़ता ही जा रहा है। वर्ष 2013 से लेकर 2021 के बीच में अगर देखा जाए तो आगरा के पेठा व्यवसाय की दशा और दिशा काफी बदल चुकी है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोयला बंद होने से लगभग 85% पेठा इकाइयां बंद हो गई हैं, क्योंकि 2013 से पहले यहां करीब 500 पेठा इकाइयां हुआ करती थी, जो वर्तमान में 70 ही बची है। इसमें से प्रतिदिन लगभग 27 टन पेठा का उत्पादन हो रहा है और इस प्रक्रिया से करीब 18 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। नूरी दरवाजा, जो पहले पेठा कारोबार का गढ़ माना जाता था, आज आपको गिने चुने दुकान ही मिलेंगे। हैरानी तो इस बात की है कि आगरा के नगर निगम को यह जानकारी नहीं है कि प्रतिदिन पेठा कारोबार से कितना ठोस और कितना गीला कचरा निकलता है। इसके साथ ही अब पेठा का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के साथ ही भारत के अन्य राज्यों में आगरा का पेठा नाम से ही उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण से पता ही नहीं चलता कि आगरा का शुद्ध पेठा कौन सा है और दूसरी जगहों का पेठा कौन सा होता। आगरा में ही आपको एक ही नाम के 20 दुकान मिल जाएंगे जिनके पेठे के स्वाद का अलग अलग होता है। इनको खाएंगे तो लगेगा यार तो कहाँ से बन के आया। फिर सारी चीजें ऐसी है जिसके कारण से जो नकली प्रोडक्ट है ये बहुत ही तेजी से बढ़ा, जिससे आगरा का पेठा जो नाम है वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जा रही है। वहीं पेठा कारोबार में कार्यरत लोगों का कहना है कि इसमें सरकार की भी गलती है, क्योंकि सरकार ने कभी इस कारोबार को बढ़ावा नहीं दिया। जैसे गैस में कोई सब्सिडी नहीं दी गई। जैसे अगर आप देखें तो 1 जनवरी 2022 को आगरा में कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम करीब 2100 रुपए हो गया है। कोरोना के समय सरकार ने सभी सेक्टरों को कई प्रकार की राहत का ऐलान किया और उन्हें मिला भी है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। पेठा के कारोबार को उद्योग कहना भी गलत है, बल्कि यह तो एक लघु और कुटीर उद्योग है, क्योंकि अधिकतर पेठा इकाइयां छोटे स्तर की हैं। इन बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए सभी के सामने एक प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। जहां तक समाधान की बात है तो अगर पेठा इकाइयों से निकलने वाले कचरे का अच्छे से प्रबंध कर दिया जाए तो काफी हद तक कारोबार को राहत मिल जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार शहर के आसपास 200 पशु फार्म है, जहां प्रतिदिन 40,000 से लेके 50,000 किलो पशु चारे की जरूरत होती है। अगर पेठा के कचरे को यहां पहुंचा दिया जाए तो पूरा कचरे को खपाया जा सकता है। पेठा का जो कचरा होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, पशुओं के लिए एक अच्छा आहार माना जाता है। तो वही नूरी दरवाजे पर स्थित केवल 3% पेठा इकाइयों को ही आगरा नगर निगम की सेवाएं मिलती हैं, जिसके बदले में इन्हें 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए का शुल्क भी देना पड़ता है। अधिक शुल्क होने के कारण से अधिकतर लोग कचरे को जहां जगह मिला वही फेंक देते हैं। अब एक लोगों ने फेंका तो दूसरे ने देखा, दूसरे ने फेंका और लोगों ने देखा तो सभी ने फेंका। यही समस्या यहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिली है। लोहा मंडी जोन के करकेटा में तो पेठा निर्माताओं को नगर निगम की सुविधा ही नहीं मिलती है। अगर इनको पशु फार्म और गौशालाओं से जोड़ दिया जाए तो इनको कचरा फेंकने की नौबत ही नहीं आएगी। अब जब कचरा होगा ही नहीं तो वहां पे समस्याएं ही नहीं होगी। जब समस्याएं ही नहीं होंगी तो जो रोजगार है वो रोजगार भी बढ़ेगा और जो व्यवसाय है वो आगे तो बढ़ता ही जाएगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की आगरा का जो ताजमहल है जितना फेमस है उतना ही फेमस आगरा का पेठा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दोनों को देखा जाए तो एक दूसरे के विरोधी भी हो जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से विरोध के अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर आगरा को आगे बढ़ाना, आगरा शहर को भी डेवलप करना है, आगरा जिला को भी करना है, उसके साथ साथ यूपी आएगा। जब यूपी का विकास होगा तो भारत का भी विकास होगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इन समस्याओं का समाधान करना होगा। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिटेल एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। और आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप भी अपने इस तरह से राय दे सकते हैं कि किस तरह से सुधार करना चाहिए, कहां पे और समस्याएं हैं, जिसके बारे में हम अगले और वीडियो में भी बात करेंगे। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।